सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अज्ञेय जी की एक प्रसिद्ध कहानी के सार को बताऊंगा। दोस्तों, मैं कहानी के अंतर्गत यह जो कहानी है वह नई कहानी धारा के अंतर्गत आती है और यह अज्ञेय जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। इस कहानी का नाम है हिली बोन की बत्तखें। हिली बोन की बत्तखें। यह जो कहानी है दोस्तों, वह जयदोल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था। इनका जयदोल नामक कहानी संग्रह 1951 में पहली बार प्रकाशित हुआ। तब इसमें 11 कहानियाँ थी, परंतु 1957 में इसके पुनः प्रकाशन में विपथगा संग्रह की एक जो कहानी थी जिसका नाम रोज़ था, है ना, इसको गैंग्रीन के नाम से रख दिया गया और इस प्रकार जयदोल संग्रह में कुल 12 कहानियाँ हो गई। अब ये कौन कौन सी कहानियाँ हैं, इनका नाम जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि UGC नेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अज्ञेय जी के जयदोल नामक कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियाँ हैं। पठार का धीरज, वे दूसरे, नीली हंसी, नागा पर्वत की एक घटना, मेजर चौधरी की वापसी, सांप, बसंत, हिली बोन की बत्तखें, कवि प्रिया, गैंग्रीन, आदम की डायरी और जयदोल। ठीक है। तो यहाँ हम इन 12 कहानियों में से एक कहानी हिली बोन की बत्तखें कहानी को के सार को इस वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत करेंगे। तो इसका सारांश इस प्रकार है। एक सुबह हिली बोन अपने घर में झाड़ू लगाकर खड़ी हुई तो अचानक उसकी आंखें गीली लाल मिट्टी वाले काई जमे फर्श पर लग गई। उसके बुझे हुए चेहरे पर अचानक कठोरता आ गई। उसके मुख से एक धीमी सी चीख निकली। इसके साथ ही वह तेजी से अपनी बत्तखों के बाड़े में पहुंची। हीलो के घर से पीछे से गुजरने वाले व्यक्ति ने हिली को वह धीमी चीख सुनी। हिली की जो धीमी चीख निकली उसको सुनी और वह हिली के पास आ गया। वह जो व्यक्ति हिली के पास आया है ना, उसने हिली को खूब लाई, जिसका मतलब होता है राम राम। ठीक है, यानी अभिवादन किया। अब जो व्यक्ति हिली के पास आया था वह हिली के लिए अपरिचित था। उस आगंतुक व्यक्ति ने हिली की मदद करने की मंशा जाहिर की। हिली ने भी कहा, अच्छा आइए देखिए। तो आगंतुक ने हिली की बत्तखों के बाड़े को देखा, जिसमें 8-10 बत्तखें थीं और फर्श पर लहू और पंख बिखरे हुए थे। आगंतुक ने स्थिति का जायज़ा लेकर इसका जिम्मेदार लोमड़ी को ठहराया। ठीक है, कि लोमड़ी ने एक आध बत्तखों को मार दिया होगा। तो इस पर हिली ने बताया कि उसके बाड़े में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु अब दूसरे तीसरे दिन उसकी एक बत्तख मारी जाती है। तो आगंतुक ने हिली की बातें सुनकर अपने विषय में बताया कि वह एक फौजी है और यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया है और शिकार का शौकीन है। यदि हिली अनुमति दे तो वह यहाँ डाकू की घात में बैठ जाए। अर्थात वह सहमत हो गया। वह बोलने लगा कि जो आपके बत्तखों का शिकार करता है मैं उसकी घात में बैठ जाता हूँ। तो हिली अपनी सहमति उस शिकारी को दे देती है। बातचीत के दौरान आगंतुक जो है हिली के मकान को बहुत साफ और सुंदर बताता है। इस पर हिली का जवाब होता है, हाँ
कोई कचरा फैलाने वाला जो नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो इस बात से स्पष्ट हो गया होगा कि हिली एक स्त्री है, ठीक है। तो यह कहने के बाद आगंतुक बात बदलता है और रात को अपने आने की बात पक्की करता है। इसके बाद जो आगंतुक है वह कैप्टन दयाल है ना, विदा लेता है और अपने रास्ते चला जाता है। तो उस आगंतुक का क्या नाम है? कैप्टन दयाल। अब हिली बोन शाम के समय पर्वतीय सौंदर्य को देखकर उदास हो जाती है। वह अपने विगत जीवन के विषय में स्मरण करती है कि वह मांडलिक राज्य के दीवान की पुत्री थी। वह अपने पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी थी और अपनी दोनों छोटी बहनों से अधिक सुंदर भी थी। वह जिस जाति से थी उसमें स्त्री की प्रधानता थी। स्त्री अनुशासन में चलती नहीं बल्कि अनुशासन को चलाती है। वह भी अपने समाज में होने वाले सांस्कृतिक उत्सव नांगथलेम की अधिष्ठात्री थी। तो खासिया जाति के इस उत्सव में वह प्रमुख भूमिका निभाती थी। तो दोस्तों यह आपको समझ आ गया होगा कि जो हिली बोन थी वह खासी जनजाति से थी, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया, यह जो जनजाति है वह पर्वतीय प्रदेश में मिलती है और ख़ास तौर से पूर्वोत्तर भारत में हमें देखने को मिलती है। तो जो हिली बोन है वह खासी जनजाति से थी और उसमें पुरुष प्रधान न होकर स्त्री की प्रधानता थी। यह सब चीज़ वह याद कर रही है। वह याद करती है कि नृत्य मंडली का जो नेतृत्व है वह हिली ही करती थी। हिली अपने अतीत पर चिंतन करते हुए स्मरण करती है कि जब वह आयु के 34वें वर्ष में थी तब उसकी दोनों बहनें विवाह करके अपने अपने परिवार की हो गई। पिता भी इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए और तब स्त्री सत्ता के नियमानुसार पिता की सारी संपत्ति सबसे छोटी बेटी को मिल गई। तो हिली सबसे बड़ी थी, उनकी 2 छोटी बहनें थीं। अब उनकी पिता की मृत्यु होने के बाद सारी संपत्ति हिली की सबसे छोटी बहन को मिल जाती है। हिली के पास एक बंगलेनुमा छोटा सा घर और बगीचा है। हिली अपने इस घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में अकेली रहती है। लोग कहते थे कि हिली सुंदर है पर स्त्री नहीं है। वह बाम्बी क्या जिसमें सांप नहीं बसता। तो हिली अपने विषय में और अधिक नहीं सोचना चाहती। उसने भी प्रेम पाया था और भावी जीवन के सपने देखे थे, परंतु अब वह अकेली ही रहती है और खासियां प्रदेश में अब वह केवल अपनी सुंदर बत्तखों के लिए ही जानी जाती है। अब जो हिली है वह बत्तख गायब हो रहा है उसके बारे में सोचती है। वह लोमड़ी के उपाय के विषय में सोचती है कि लोमड़ी को क्या सबक सिखाया जाए। तो वह सोचती है कि कैप्टन दयाल जरूर उस लोमड़ी को मार देगा। जब हिली इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी तभी कैप्टन दयाल के आने से हिली की विचार मग्नता की स्थिति भंग हुई, यानी उसका अपने जीवन के विगत यादों से ध्यान हट गया। हिली ने कैप्टन दयाल से खाना खाने के बारे में पूछा और बताया कि उनके आराम के लिए कमरा तैयार है। कैप्टन दयाल ने हिली का धन्यवाद करते हुए मौका यानी आसपास की जगह को देखने की इच्छा जाहिर की। तो रात के 2-2:30 बजे बंदूक चलने की आवाज़ से हिली की नींद खुल गई, परंतु वह उठी नहीं। उसने सोचा कि लोमड़ी ज़रूर मर गई होगी और यह सोचकर वह सो गई। वह सुबह जल्दी नींद से उठी तो उसने देखा कि कैप्टन दयाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कैप्टन ने हिली को बताया
कि शिकार जो है वह घायल तो हो गया है परंतु वह कहीं और निकल गया है। वह कहता है कि मैं शिकार को खोजने जा रहा हूँ। तो हिली भी कैप्टन दयाल के साथ चल पड़ी। वे शिकार के रक्त के चिन्हों का पीछा करते करते काफ़ी आगे निकल गए। उन्होंने आगे ज़रैत की झाड़ियों के पीछे एक झरना देखा और उस झरने को हिली ने अब से पहले कभी नहीं देखा था। तो रक्त के वह चिन्ह आगे झाड़ियों के झुरमुट तक आकर दिखने बंद हो गए। कैप्टन दयाल और हिली झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते गए और वहां उन्हें खून के चिन्ह फिर से दिखाई देने लगे। हिली ने हवा की गंध लेकर कैप्टन दयाल से कहा, यह तो जानवर की गंध है। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो उस अंधकार में एक साथ कई जोड़े आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। तो हिली ने नर लोमड़ी का मृत शरीर देखा जिस पर मादा लोमड़ी झुकी हुई थी और 3 छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे कुनमुना रहे थे। लोमड़ी के बच्चे लोमड़ी के थनों को खोज रहे थे और उस मादा लोमड़ी और उसके बच्चों को पता ही नहीं चला कि शत्रु अर्थात कैप्टन दयाल और हिली उन्हें देख रहे हैं। कैप्टन दयाल जो है वह लोमड़ी को भी दोषी मानते हुए उसे भी गोली मारकर उसके बच्चों को पालने की बात कहता है। तो इस बात के प्रत्युत्तर में कोई उत्तर न पाकर पीछे देखता है तो वहाँ से हिली जा चुकी है। कैप्टन दयाल हिली के इस व्यवहार से थोड़ा खिन्न होता है। लोमड़ी के परिवार को देखता है थोड़ी देर तक और फिर जिस रास्ते से वे दोनों यहाँ आए थे उसी से वापस आने लगा। हिली जो है एक उन्माद से अपने घर दौड़ती हुई आई और सीधी अपने बत्तखों के बाड़े में गई। जैसे ही वह दौड़कर आई थी उससे पहले तो उसकी बत्तखें चारों ओर फैल गई। फिर धीरे धीरे हिली के पास उनकी बत्तखें आ गई। वह एक शून्य दृष्टि से बत्तखों को देखती रही। जैसे ही एक बत्तख हिली के हाथ को ठेलने लगी उसने कसकर बत्तख की गर्दन पकड़ी और उसे काट डाला। हिली ने एक एक कर अपनी सभी 11 बत्तखों के गले काट दिए। फिर हिली संभलते हुए वहीं खंभे के सहारे बैठ गई। कैप्टन दयाल ने अचल मूर्ति की भांति हिली को बैठे देखा और पास ही रक्त रंजित पड़ी डाओ अर्थात हथियार को देखा। तो कैप्टन दयाल ने हिली से बात करनी चाहिए परंतु हिली तीखेपन से कैप्टन को कहती रही, दूर रहो हत्यारे। कैप्टन दयाल हिली के इस अप्रत्याशित व्यवहार से अवाक रह गया और उसे हिली एक पर्वत के सौंदर्य के समान लगी। पर्वत जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है परंतु वह जड़ एक ही स्थान पर स्थित रहता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने हिली बोन के जो बत्तखें हैं इसके बारे में इसका सार पढ़ लिया। अब कुछ प्रश्न हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।